अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और डिस्कवर द वर्ल्ड में आप सबको खुश आमदीद। दोस्तों 1939 से 1945 तक लड़ी जाने वाली जंग यानी जंग अजीम दोम तारीख की सबसे खतरनाक जंग समझी जाती है। ये वो जंग थी जिसमें दुनिया भर की तकरीबन सभी कौमों से सिपाहियों ने शिरकत की। इस जंग में फौजियों और शहरियों को मिलाकर 80 मिलियन लोग मारे गए थे। ये वही दौर था जिसमें हिटलर ने एक सियासी जमात नाजी पार्टी में हिस्सा लिया था और फिर जर्मनी का हुक्मरान बन गया। इस सियासी जमात से वाबस्ता लोगों को भी नाजी कहा जाता था। सितंबर 1939 में जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया, जहां से इस जंग का आगाज हुआ। इसी जंग में जापान के शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम से हमला किया गया था, जिसने जापान में शदीद नुकसान किया। लिहाजा हिटलर इन हथियारों को देखते हुए एक ऐसे हथियार की तलाश में था जो इन दोनों शहरों पर गिराए गए बम से भी ज्यादा तबाही कर सके। लिहाजा यहां से एक ऐसे मंसूबे का आगाज हुआ जिसे नाजी सन गन कहते हैं। ये सन गन कैसी थी और किस हद तक तबाही फैला सकती थी, आज की वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, अगर हम नाजी सन गन की तारीख की बात करें तो इसका जिक्र जंग अजीम दोम से शुरू हुआ। हर तरह की जंगों में मुख्तलिफ किस्म के हथियार सामने आते रहते हैं। हर दौर में हथियारों की नोयत मुख्तलिफ रही है। जंग अजीम दोम में यह खबर फैली कि नाजी छुपकर एक ऐसा हथियार तैयार कर रहे हैं जो सूरज की रोशनी इस्तेमाल करते हुए जमीन पर बड़ी तबाही फैलाने के काम आएगा। इस तरह जर्मन नाजी सूरज की रोशनी से अपने दुश्मनों का मुकाबला कर सकेंगे। इस खबर ने बहुत से लोगों को हैरान और जर्मनी के मुकाबिल मुल्कों को परेशान कर दिया। यह हथियार वाकई एक तख्लीकी आइडिया था जो दुश्मन को शिकस्त देने में बहुत मददगार साबित होता। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यहां सवाल ये उठता है कि आखिर यह हथियार काम कैसे करता और इसके पीछे क्या साइंस थी। तो दोस्तों, इस हथियार को तैयार करने के लिए जो लॉजिक सोची गई थी वो ये थी कि खला में एक शीशा रखा जाए। जैसा कि हम सब जानते हैं कि शीशा रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है यानी वापस मोड़ देता है। तो नाजियों का प्लान ये था कि खला में इस एंगल पर शीशा रखा जाएगा कि यह सूरज की रोशनी को वापस जमीन के उस हिस्से की तरफ मोड़ देगा जहां दुश्मन होंगे। सूरज की यह रोशनी दुश्मन के इलाके पर पड़ेगी और वो तबाह हो जाएंगे। अब आपका सवाल होगा कि सूरज की रोशनी तो वैसे भी जमीन पर पड़ती है मगर कुछ तबाह नहीं होता। दरअसल सूरज की रोशनी जो जमीन पर पड़ रही है वो एक मखसूस दर्जा हरारत रखती है। अगर सूरज की किरणों का इससे ज्यादा दर्जा हरारत हो तो सब कुछ तबाह हो जाए। नाजी सन गन में शीशे से वापस आने वाली सूरज की रोशनी का दर्जा हरारत भी ज्यादा होता ताकि वो दुश्मन को तबाह कर देती। इस हथियार का नाम सन गन इसलिए है कि यह सूरज की रोशनी की मदद से दुश्मन पर फायर करती। दोस्तों, यह हथियार लोगों को हैरत में डाल देता है और लोग इसकी दाद दिए बगैर नहीं रह सकते। आजकल बिजली के लिए सोलर सिस्टम इस्तेमाल किए जाते हैं जो कि बहुत मुफीद हैं। सोलर सिस्टम के जरिए सूरज की तवानाई को बिजली में बदलकर इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह बिजली का खर्चा भी कम आता है। लेकिन अगर 80 साल पहले की बात करें तो क्या उस वक्त सन गन जैसा हथियार बनाना मुमकिन था? ये 1940 की बात है और उस वक्त साइंस भी बहुत पीछे थी। इस हथियार को बनाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी चाहिए थी और उस वक्त टेक्नोलॉजी के इतने वसाइल नहीं थे जो इस हथियार के लिए चाहिए थे। 1940 में इतना बड़ा शीशा बनाना, उसे उठाकर खला में पहुंचाना और वहां फिक्स करना बहुत मुश्किल था, जो कि उस वक्त टेक्नोलॉजी के लिहाज से नामुमकिन था। इस शीशे को उठाकर खला में कहीं भी लगा नहीं देना था बल्कि एक मखसूस एंगल पर फिक्स करना था। इसलिए इसके लगाने में एंगल का ख्याल रखने और पायदारी के कई मसाइल थे। सन गन के बारे में बहुत सी खबरें गर्दिश करती रहीं, मगर हम इसकी हकीकत के बारे में बात करें तो इस हथियार के बनाने के बारे में कोई ठोस सबूत मौजूद नहीं है। अगर हम तारीख का मुताला करें तो इनके बारे में कोई सबूत नहीं मिलते कि वो सब खबरें जो नाजी सन गन के बारे में गर्दिश कर रही थी वो सिर्फ अफवाहें थी। दोस्तों, बहुत सी खबरों की तरह नाजी सन गन की खबर भी वक्त के साथ साथ बहुत सी तब्दीलियों से गुजरी। इस बात में कोई शक नहीं है कि नाजियों ने जंग अजीम दोम में बहुत हथियार इस्तेमाल किए, मगर नाजी सन गन की खबर हकीकत नहीं बल्कि अफवाह है। कुछ मुआरिख लिखते हैं कि नाजी सन गन की खबर टेक्नोलॉजिकल जिद्दत की वजह से वक्त गुजरने के साथ साथ खुद से पैदा हो गई। यानी नाजियों ने ऐसे किसी हथियार के बारे में सोचा भी नहीं था, लेकिन टेक्नोलॉजी में तरक्की के साथ साथ सन गन के बारे में बातें बन गईं और मशहूर हो गई। ऐसा नहीं था कि सिर्फ नाजियों ने सूरज का इस्तेमाल करके दुश्मनों को तबाह करने के बारे में सोचा, बल्कि 1999 में रूस ने एक हिकमत अमली तरतीब दी जिसके मुताबिक इन्होंने भी सूरज की तवानाई से काम लेने का प्लान बनाया।
रूसियों ने यह सोचा था कि वो खला में शीशे इस तरह से लगाएंगे कि सूरज की रोशनी जब जमीन की तरफ वापस आए तो वो जमीन के मखसूस इलाके को गर्म कर दे, ताकि सर्दियों में जमीन को गर्म रखा जा सके और शदीद सर्दी से बच जाए। लेकिन रूसी भी इस प्लान में कामयाब नहीं हो सके। दूसरी जंग अजीम में 5 साल की खून रेजी के बाद जर्मनी और इसके साथी ममालिक हार गए थे। सबसे पहले बात करते हैं फ्रिट्स की। इसको सबसे पहला स्मार्ट बम कहा जाता है। यह हथियार रेडियो वेव से चलने वाला हथियार था और 700 LBS वजन तक तबाहकुन असला उठा सकता था। अगर इसे 6 किलोमीटर की बुलंदी से नीचे फेंका जाता तो दुश्मन की जगह को बहुत सही निशाने से तबाह करने की सलाहियत भी रखता था। अब एक और खतरनाक अल्बेट की बात करेंगे। ये एक ऐसा हवाई जहाज था जो रॉकेट की तरह चलता था। अगर इसे आसमान की सीध में चलाया जाता तो ये 700 मीटर पर आवर की स्पीड तक पहुंचने की सलाहियत रखता था। मगर हर तरह की टेक्नोलॉजी की जिद्दत के बावजूद इसमें एक कमी रह गई, और वो ये कि 32 किलोमीटर चलने के बाद इसका फ्यूल खत्म हो जाता था। साथियों, जंग अजीम दोम में इस्तेमाल होने वाला तीसरा हथियार है फ्लैटनर F1282। ये पहला हेलीकॉप्टर था जो 1941 में बनाया गया। ये उन चंद हेलीकॉप्टर्स में शामिल था जो पहली बार जंग के लिए इस्तेमाल किए गए। इस तरह के हेलीकॉप्टर सिर्फ 24 ही बन सके क्योंकि दुश्मनों ने इसके मोर्चे पर हमला कर दिया और वो जगह तबाह हो गई। जंग अजीम दोम में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले हथियार की बात करें तो वो V2 रॉकेट था। यह हथियार जंग अजीम दोम का सबसे ज्यादा एडवांस और महंगा हथियार था। उस जंग में इस्तेमाल होने वाले तमाम हथियार जंग से पहले तैयार हो चुके थे, मगर ये 1940 की खिज़ां तक तैयार ना हुआ। इस हथियार को खास तौर पर लंदन से दिफा के लिए इस्तेमाल किया गया। V2 रॉकेट के जरिए 9000 लोगों का कत्ल किया गया। इन हथियारों की एक अफसोसनाक बात यह है कि इनको बनाते हुए भी बहुत से वर्कर्स अपनी जान से हार जाते थे। इस तरह इस रॉकेट की तैयारी में भी कई लोग मारे गए। नाज़रीन, अब सवाल यह है कि अगर हिटलर इन हथियारों की मदद से जंग जीत जाता तो क्या होता? अगर हिटलर और इसके साथी ये जंग जीत जाते तो सबसे पहले दोनों पार्टियों में एक कॉन्फ्रेंस होती जिसका नाम पीस कॉन्फ्रेंस रखा जाता, ताकि दुनिया में तबाही ना हो और दोनों पार्टियां अमन सुकून से रह सके। इस कॉन्फ्रेंस में दोनों पार्टियों के दरमियान मुआहदे होते और दस्तखत होते। हिटलर का पहला मिशन यूरोप पर मुकम्मल कब्जा था। स्वीडन, डेनमार्क, बेल्जियम और हॉलैंड जैसे ममालिक को मुकम्मल या कम अज कम जुज़वी तौर पर थर्ड एम्पायर में शामिल किया जाना था, यानी कि इनकी आलमी हैसियत बहुत कम हो जाती। अगर हिटलर ने अपने कुछ सुपर हथियारों तक बहुत जल्द रसाई हासिल कर ली होती या वो जंग जीत जाता तो मुमकिन था कि उसने अपने नाजी सुपर एम्पायर या 1000 साला एम्पायर के ख्वाब पूरे कर लिए होते। दोस्तों, नाजी सनगन की सच्चाई एक बार फिर 1961 में हरमन ओबर्ट के इंटरव्यू में सामने आई, जब उसने कहा कि हम जंग के दिनों में तो सनगन को इस्तेमाल नहीं कर सके, लेकिन अमन के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल तौर पर बात करें तो सन गन का इस्तेमाल ना ही जंग में हुआ और ना ही अमन के लिए अब तक किसी ऐसे हथियार को इस्तेमाल किया गया है। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो और इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।